अपने क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो जब भी पढ़ो ना एक तो पेपर में तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि दिमाग कहीं नहीं इधर का उधर जाता रहता है, आधा अधूरा कहीं क्वेश्चन अटका हुआ वहां। तो सही है कौन सा कथन गलत है, ये क्या पूछ रहा है, तो इस पे थोड़ा सा इसे राउंड कर लेना। अब देखो इसमें क्वेश्चन है ना, तो मैं टू द टॉपिक आ जाता हूँ। इसमें पर्सन सबके बारे में अपने से क्या पूछ रहा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में पूछ रहा है, आयनर विभव के बारे में पूछ रहा है। तो आयनर विभव का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखो कि कोई भी गैसीय विलगित परमाणु है उसके सबसे बाहरी कोश या वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए दी गई ऊर्जा उसकी क्या कहलाती है, आईपी कहलाती है। यहां तक ठीक। अब दो तीन कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे आयनन विभव के। देखो आयनन विभव में आपने पढ़ रखा हो, एक ट्रिक पढ़ाई थी मैंने, ए और आ। एक आवर्त में है ना लेफ्ट टू राइट जाओगे ना, आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आप आयनन विभव का मान बढ़ेगा, आयनन विभव का मान बढ़ेगा। तो लगातार बढ़ रहा है उसमें। देखो कहीं कहीं इतना सा हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं बेरिलियम, इससे पहले लिथियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो ए आ का मतलब है कि ये एक कदम थोड़ा सा आगे जा सकता है, ये एक कदम इससे आगे जा सकता है, कारण इनका अर्धपूरित या भेदन प्रभाव या पूर्णपूरित कक्षक। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये उड़ करके सबसे लास्ट में चला जाए, ये अपने से ठीक आगे एक कदम जा सकता है। क्लियर है इतनी सी बात। अब इस बात को कंसिडर कर लेना कि जैसे बेरिलियम का है ना वो बोरोन से ज्यादा होगा, तो बोरोन के ठीक नीचे कौन है, एल्यूमिनियम है, और इसके ज्यादा नीचे कौन है, मैग्नीशियम। एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमेशा याद रख लेना कि किन्हीं भी दो एलिमेंट है, किन्हीं भी दो के, कि जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है, यदि इसके फर्स्ट आईपी और फर्स्ट आईपी की बात कर रहा हो तब तो ये कॉन्सेप्ट लागू होगा। मगर यदि एक की फर्स्ट आईपी और एक की क्या पूछ लिया आपसे, सेकंड आईपी, तो सेकंड आईपी का मान हमेशा ज्यादा होगा, थर्ड आईपी का मान उससे ज्यादा होगा, और फोर्थ आईपी का मान उससे भी ज्यादा होगा। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद नाभिक का चार्ज है ना वो ज्यादा हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की तुलनात्मक ज्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पकड़ के रखेगा, ज्यादा पकड़ के रखेगा तो उसको निकालने के लिए आपको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। बस इन दो बातों को कंसिडर कर लो। देखो क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम का प्रथम आयनन विभव मैग्नीशियम के द्वितीय आयनन विभव से कम होता है। तो एल्यूमिनियम तो है अपने पास, ये रहा, यहां एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ये रहा, तो इसका प्रथम आयनन विभव इसके द्वितीय आयनन विभव के मान से कम होता है, बात सही है ये। ठीक है, अभी ऑब्जेक्शन क्यों है, इसके पीछे भी रीजन, इसके दो स्टेटमेंट सही जा रहे हैं। दूसरा देखो, मैग्नीशियम का द्वितीय आयनन विभव Na के द्वितीय आयनन विभव से ज्यादा होता है, दोनों के सेकंड आयनन विभव की बात कर रहे हैं, पक्की बात। तो देखो Na कहां है और Mg कहां है, तो आप ये पाओगे और सारणी में Na पहले आता है और Mg, तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आईपी का मान तो बढ़ता है, तो ये द्वितीय तो हो गया कैंसिल। अब आपसे सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि Na का ज्यादा होता है Mg का कम होता है, संभव है क्या, Na का ज्यादा कैसे होगा, Mg का उससे ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम का उससे ज्यादा होगा, इससे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनन का मान बढ़ता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, अपने से सही स्टेटमेंट पूछ रहा है। तीसरा देखो, Na का प्रथम आयनन विभव मैग्नीशियम के प्रथम आयनन विभव से ज्यादा होता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरी बात। चौथा देखो, मैग्नीशियम का द्वितीय आयनन विभव एल्यूमिनियम के तृतीय आयनन विभव से कम होता है, ये बात तो सही है। तो देखो इसमें ये बात भी सही है और ये बात भी सही है, दो स्टेटमेंट से, इस वजह से ऑब्जेक्शन आया था। यहां तक ठीक। नेक्स्ट देखो, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये ऐसा प्रश्न आया ना तो हकीकत में कह रहा हूं कि ये थोड़ा सा है ना, ये मेरे पास पर्सनल ऑब्जेक्शन इसके बहुत ज्यादा है। ये प्रश्न रियल में स्टैंडर्ड का प्रश्न है, मतलब थोड़ा सा सुपर से भी ऊपर वाला। Cl2NaOH की उपस्थिति में NaCl और NaClO3 प्लस H2 कोई अभिक्रिया बना दी अगले वाले ने, उसके साथ दी गई अभिक्रिया में Cl2 का तुल्यांकी भार होगा। देखो ये दो प्रकार की रिएक्शन आती है, ये तुल्यांकी भार वाले तो चलो आज पूछ लिए से, वरना ये एक तो ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है, विषमानुपातन अभिक्रिया, जिसके बारे में आप जानते हो, क्योंकि यहाँ Cl के दोनों ClO का ऑक्सीजन अंक कितना है, 0, यहाँ पर कितना है -1 और यहाँ पर कितना है 3, दोनों 6 यानी प्लस का 5, विषमानुपातन अभिक्रिया का बेस्ट उदाहरण है ये। अब देखो आपसे इसमें तुल्यांकी भार के रिगार्डिंग प्रश्न पूछे, तो तुल्यांकी भार की मेरे पास इस सीट में भी मैं अवलोकन कर रहा था, तो मेरे पास 2 या 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में आए। तो तुल्यांकी भार के बारे में अपन इतना सा जानते हैं, एक फॉर्मूला तो आप जानते हो कि अणु भार बराबर n गुणा तुल्यांकी भार होता है, ये पढ़ते हो आप, जानते हो n क्या इसका चार्ज वगैरह है ना। एक फॉर्मूला तो ये बनता है। एक चीज और देखो जरा, ये तुल्यांकी भार की बात कर रहा है, तो देखो इस अभिक्रिया को आपको बैलेंस करना है। अब आप पूछ रहे बैलेंस समझ में नहीं है,
देखो तुल्यांकी भार के बारे में, इसके तुल्यांकी भार ज्ञात करने के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बट मैंने एक फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि आप उसके भार बटा आवेश का भाग दे देना, आपके पास उसका तुल्यांकी भार आ जाएगा। ऐसा कुछ पढ़ा रखा है मैंने आपको कि जैसे मान लीजिए मैं Na का तुल्यांकी भार पूछूं आप Na प्लस में, तो Na का भार होता है 23, प्लस का 1 लग गया भाग, तो कितना आ जाएगा 23। प्लस माइनस आवेश माइनस और प्लस को छोड़ देना। इसी क्रम में मैग्नीशियम का मैं आपसे तुल्यांकी भार पूछूं Mg2 प्लस का, तो देखो Mg का भार होता है 24, इस 2 का भाग लग जाएगा, इसका इक्विवेलेंट तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और उसका अणुभार कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, आवेश का भाग लगेगा। इस अभिक्रिया में आप पाओगे तो ये पाओगे कि इसमें एक Cl तो Cl माइनस में बदल रहा है और एक Cl 5 प्लस में बदल रहा है, तो कौन सा आवेश मानोगे भाई? आप ऑक्सीडेशन प्रोसेस वाला मानोगे या रिडक्शन वाला प्रोसेस वाला मानोगे? तो आपके सामने आ गई समस्या। भाई देखो इसका मानोगे तो -1 यानी कि 1 का भाग लगेगा, और इसका मानोगे तो कितने का भाग लगेगा 5 का। किस में? अणुभार में। भाई एम में तो भाग दे रहा हूं ना, भार में आवेश का तो भाग दे रहा हूं, तो अब आप 1 का दोगे 1 5 का दोगे, आपके सामने समस्या आ गई। तो इस प्रकार का प्रश्न आ जाए ना, हालांकि ये यूनिक प्रश्न है अपने आप में, इसके मिलता जुलता दूसरा प्रश्न मिलने की संभावना कम होती है, फिर भी ऐसा पूछ ले आपसे तो इस अभिक्रिया को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप NaCl को आप बैलेंस Cl2 को आप बैलेंस करोगे ना आप लोग, तो देखो इसमें ये पाओगे कि एक तो आपको इसको बैलेंस करोगे तो NaCl प्लस ये NaClO5 बन रहा है ना, तो इसका चार्ज में बैलेंस करना पड़ेगा आपको। चार्ज में बैलेंस का मतलब ये है कि जितना आप इसका ऑक्सीडेशन चार्ज वाला ले रहे हो ना, उतना ही आपके पास उसका क्या आना चाहिए, रिडक्शन वाला चार्ज आना चाहिए। अब देखिए इसमें तो माइनस का 1 था और इसमें कितना था प्लस का 5, तो एक्चुअली इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे ना आप लोग, तो यहां आपको 3 लगाना पड़ेगा। 3 लगाओगे ना तो जैसे 3 दोनों कितने हो गए 6 Cl हो गए, तो 5 यहां लगेंगे आपके पास। ये रिएक्शन है बैलेंस। अब देखो अब रिएक्शन बैलेंस हो गई ना ये, तो अब देखो चार्ज काउंट करना है इसका। 2 Cl मान लो, एक प्रकार से मान लीजिए टोटल Cl में से 1 Cl और 1 Cl ऐसे ले लो मैं। अब इधर देखोगे तो माइनस का 1, टोटल कितने Cl, तो चार्ज कितना आ गया माइनस का 5, और इधर चार्ज कितना आ गया प्लस का 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये हकीकत कह रहा हूं, मुझे जहां तक लग रहा है टेस्ट सीरीज में मैंने प्रश्न दिया था ना, मुझे नहीं लगता कोई एक आध स्टूडेंट का सही हो। ये सही था आपका? मैं कह रहा हूं एक आध स्टूडेंट का सही हो सकता, बाकी का मुझे नहीं लगता यहां से सही गया हो किसी का। अब देखिए इसको दोबारा, अब यहां से इतना बना लिया अपन भाई, इसको बैलेंस कर लिया। अब देखो इसके प्रोसेस में ये इधर टोटल चार्ज माइनस का 5 बन रहा है, टोटल चार्ज प्लस का 5 बन रहा है। अब आप चाहे तो इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करोगे ना, तो चाहे ऑक्सीडेशन वाले का ले लेना चाहे रिडक्शन वाले का ले लेना, बात सेम आ रही है। अब जब बात सेम आ रही है तो इधर देखो कितने मोल, हाउ मेनी मोल्स किसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 मोल, यानी कि 3 जाएंगे तो कितने मोल बन रहे हैं इसके 5। ये चार्ज लेना आपको 5, तो इसका मान कितना आ जाएगा 3/5, ये n का मान आ जाएगा। जो आप चार्ज निकाल रहे थे ना ये n वाला, ये 3/5 आ जाएगा, सॉरी 5/3। कितना 3/5 आ रहा है ना, ना 3/5 नहीं है 5/3, क्योंकि इसके 3 भाग ले रहे हैं तो चार्ज कितना आ रहा है 5 का, 1 का कितना आएगा 5/3, 5/3 आएगा n का मान 5/3। यहां तक ठीक। अब देखो प्रश्न क्या पूछा आपसे, तुल्यांकी भार पूछा है, ये पूछा आपसे, तो इसके बराबर इस n को इधर कहां लाओगे, भाग में लाओगे। अब अणुभार का मान अगले वाला दे नहीं रहा था, अपने m मान लेंगे। m मानोगे तो n का मान कितना आ रहा है आपके पास 5/3, तो इसको इससे ले जाओगे तो कितना आ जाएगा 3/। हालांकि देखो इसमें सीधा सा दे रखा है, 5/3 वाला ऑप्शन नहीं है, तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करवा रहा है। हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, हाँ इतना लगाना नहीं पड़ेगा, कर सकते हो, बड़ी ज्यादा इजी, थोड़ी सी समझ में आने वाली चीज है वो, आप फॉर्मूला याद करना पड़ेगा डायरेक्ट। हाँ यहां तक ठीक है। ये थोड़ा इजी प्रोसेस, हालांकि वो शॉर्ट है, जो आप बता रहे हैं एनवायरमेंट वाला वो ज्यादा शॉर्ट है, बट ये इजी प्रोसेस है। ओके हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है, यदि एक ऑप्शन ये न दे करके ये दे देता ना मैं इसको, तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता है ना। खैर कोई ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हाँ जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न ऐसे प्रश्नों की उम्मीद करो आप। एक द्विसंयोजी धातु का तुल्यांकी भार W है, तो इसके क्लोराइड का अणुभार क्या होगा, इजी सा ही है, बताओ जरा क्या होगा इसका। हाँ इजी होता तो ऑब्जेक्शन क्यों लगाते। ठीक है जी, देखो द्विसंयोजी धातु है तो मैं M2+ मान लो, क्या पेपर पर ही सोल्व करना उसी एग्जामिनेशन में, कहीं इधर का उधर ले जाके जाओगे तो संयोजकता बदल जाएगी इसकी।
हालांकि पेपर पे सोल्व करने की वीक से कम देते हैं करने, मना नहीं करे तो अच्छी बात है। हाँ, तो द्वितीय संयोजी का मतलब 2+ है भाई, धातु है तो प्लस ही बनाएगी ना, और वैसे साथ में क्लोराइड लगा होता है, जाहिर सी बात है प्लस ही है। का तुल्यांकी भार डब्ल्यू है, इसका इक्विवेलेंट वेट है ना वो कितना दे रखा है आपको, डब्ल्यू दे रखा है। तो इसके क्लोराइड का अणुभार क्या होगा, अपने को पता है क्लोराइड पे तो Cl- आता है। तो अब M2+ है और क्लोराइड Cl- है, तो इसका जब आप सूत्र बनाओगे कक्षा 10 के एनसीईआरटी या 9 के एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, MCl2 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, MCl2। अब देखो इसका तुल्यांकी भार W है, तो इसका मैं अणुभार बोलो 2W बोल दूं क्या, क्यों बोला जल्दी बताओ भाई। अभी थोड़ी देर पहले मैं ये तो पढ़ा के गया आपको कि अणुभार बराबर क्या होता है, अणुभार बराबर N गुणा तुल्यांकी भार, ये तो होता है। ठीक है, अब आपके पास N का मान तो 2 आ रहा है देखो चार्ज, और इसका मान अगले वाला कह रहा है W, तो अणुभार बराबर क्या आ जाएगा 2W तो है ना, ये तो बन ही गया। और मान भी दे रखा है, चलो दे रखा तो अच्छी बात है। क्लोरीन का 35.5 होता है, 2 क्लोरीन का कितना हो गया 71 है ना, तो 2W + 71 ऑप्शन दे रखा होगा। ठीक है, नोट करोगे, चलेगा, इतना टाइम भी नहीं, स्लाइड डलवा देंगे सीधा सब चैनल पे, आप देखते रहना। एक धातु सल्फेट में M9.87% उपस्थित है, तो ये सल्फेट ZnSO4.7H2 का समाकृतिक, ठीक है तो धातु M का परमाणु भार होगा। देखो ऐसा प्रश्न आ जाए ना, पहली बात तो ऐसा प्रश्न आ जाए तो इसको लेकर के बेट में जाना, ऐसे क्वेश्चन आपको आ रहा होता तो इसको राउंड करो और अगले क्वेश्चन पे चले जाओ, क्योंकि इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना आप लोग, ईमानदार से बता रहा हूं, क्योंकि भाई देखो ये चीजें है ना, ये चीजें स्वीकार करनी चाहिए। मैं भी आपकी जगह होता तो इसको है ना क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ता, फिर मेरे पास यदि टाइम बचता तो मैं इसको सोल्व करता, वरना सोल्व नहीं करता। कारण ये कि इसको यदि मैं सोल्व करूं, अभी जैसे मैं आपसे 5 मिनट पहले आ गया था, बेटा मैं इन क्वेश्चनों को देख रहा था, तो इसको सोल्व करते करते मेरे को 5 मिनट लग गए, और 5 मिनट आप एक क्वेश्चन को दे रहे हो, तो इसका मतलब आपको अच्छे वाले 2-4 क्वेश्चनों को खो रहे हो एक क्वेश्चन के चक्कर में। ठीक है, तो पहले तो मानसिक रूप से क्या सक्रिय रहोगे, इसको ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आप थोड़ा सा आप एक बार आगे जाना, इसको सेकंड राउंड पे ही देखोगे, टाइम मिल जाए तो। अब लीजिए इसको सोल्व करते हैं। धातु का सल्फेट है और उसका धातु का M मास कितना है 9.87% है। यह सल्फेट ZnSO4.7H2 का समाकृतिक है। समाकृतिक मतलब हूबहू इसके जैसा है, तो इसका मैं सूत्र ये बना दूं क्या, MsO4.7H2 की बात कर रहा है अगले वाला। मेरी बात सही है क्या, यहां तक ठीक। अब इसका धातु सल्फेट में इस धातु का कितना प्रतिशत है, केवल और केवल इसका धातु का प्रतिशत कितना है 9 इसका मतलब ये संपूर्ण का योग 100 था, तब जाकर इसका 9.87% हुआ, यही तो हुआ ना। तो इसका मैं यदि प्रतिशत निकालू तो मैं कह दूं क्या 9.87% बराबर है इस संपूर्ण में इसका भार, प्रतिशत तो पर्टिकुलर इसी का तो निकला जा रहा है ना, तो इसका जो भार है डिवाइडेड बाई MsO4.7H2 का भार इंटू 100, ये तो कह रहा है अगले वाला, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए इसका भार है अपने को पता नहीं, तो मान लीजिए इसका मान कितना हो गया x हो गया, और यहां पर इसका x प्लस सल्फेट का भार जोड़ो जरा कितना 16×4 64, 64 में 32 और जोड़ो 96, इतनों का तो हो गया 96 प्लस H2 का 18, 18 7 126, सही हो क्या गलत हो, तभी तो मैं कह रहा ना इसको दूसरे राउंड में सोल्व करना है, पहले 126 सही हूं मैं, 126 और जोड़ो, इसको मैं जोड़ दूंगा 102 हो गया, मैं सही बोल रहा हूं, स्किप करना है इसको। ठीक है, इतना मान आ गया। इसका सॉल्यूशन का 9.8% है। अच्छा प्रतिशत 100 लगा दो या प्रतिशत हटाओ तो 200 हटा देना, बात एक ही है। अब देखो इस पद को इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा 9.87 गुणा में होगा के या जोड़ में होगा,
इसको ब्रैकेट में ले लो। अब मैं सीधे सा, मैं इसको ज्यादा सोल्व नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा इसका मान बता देता हूं। इसको इससे गुणा कर लेना, फिर इसको इससे गुणा कर लेना, फिर इस पद को उधर ले जाना, दोनों में से x कॉमन लेकर के एक लेकर के इस एक में से इसको राशि को घटा देना, घटा करके फिर उस राशि का भाग दे देना, जो मान आएगा वो उसको मान रख लेना। और मैं आपकी जगह हो तो मैं देसी तरीका क्या लगा था, हालांकि टीचर होने के नाते नहीं, एक स्टूडेंट होने के नाते मैं यह देसी तरीका ये लगा था कि आपको इसमें क्या भार, परमाणु भार तो पूछ रहा है ना, परमाणु भार पूछ रहा है ना, तो मैं क्यों यहां इतने जाऊंगा। देखो ये तो मैंने तरीका बताया है ना। अब इसका देसी तरीका बताऊं क्या। देसी तरीके में मैं इसको ऐसे कहूंगा कि धातु सल्फेट का इतना प्रतिशत उपस्थित हो, तो देखो यहाँ कोई ना कोई एम तो होगा ना, और एम कौन सा, द्विसंयोजी होगा। द्विसंयोजी होगा तो 100% है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम में से होगा। यहां तक मेरी बात समझ रहे हो क्या भाई। बाइवेलेंट होगा तो इनमें यही तो होगा ना। हालांकि हो सकता 3D का भी हो जाए, बड़ी बात नहीं, हो जाए 3D का, पर एक बार के लिए इतना सा। अब देखो इसका भार कितना आता है, 4 या 8 बताओ, मुझे पता आजकल बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो आप लोग। ठीक है, इसका भाई साहब का, इसका ज्यादा ही होगा, इसका और ज्यादा ही होगा। कहीं ऑप्शन देखो जरा। अच्छा हाँ, तो मुझे क्या पता आपका होगा उतना, मैं कह रहा हूं। अब मुझे एक चीज बताओ, कोई मिलता जुलता राशि आ रही है क्या। हाँ कौन सी आ गई। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो, मैं तो ये चाह रहा हूं आने दो। ये एग्जाम तब है जब अपने 40% वाले टोटे पढ़ रहे हो, वरना मैं दावे के साथ कह रहा हूं इतना टाइम ही नहीं मिलेगा इन क्वेश्चन को सोल्व करने का। फिर भी अब देखो अपने पास एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, ये तो करना चाह रहे हो, इनका परसेंटेज ही तो निकाल रहे हो। तो एक काम कर लेते हैं, एक बार 24 मान लेते हैं, 24/24 प्लस अभी थोड़ी देर पहले कितना माना, 96 था के 222 था के 222 में 24 और जोड़ दो 246। एक तो इसका भाग दे देना, और एक 40 बटा इसमें 16 और जोड़ो, 16 और जोड़ो 262। 16 क्यों जोड़ा पता है क्या, मैं 24 ना मान करके 40 मानूंगा अब की बार, तो 40 तो जुड़ेगा ना। अब इसका भाग दे करके सोल्व कर लेना, मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा आपको। वो 10% के आसपास आए ना तो मान लेना। मैं खुद ही पढ़ गया या बात समझ में आई। तो कुछ हद तक क्वेश्चन है ना वो देसी तरीके से भी सोल्व करने चाहिए, जैसे Cl2 वाला देसी तरीका था। अब कहाँ एक्स कहाँ, कहीं को तो पक्षांतरण करना ही नहीं है, मेरे जैसे को तो वो x और 9.87x में वो सोल्व करना ही नहीं आएगा। सोल्व करने का मतलब ये है कि अपने को टाइम दे देना है कि आप सुबह तक सोल्व करके बता देना, तो अपन बता देंगे। एग्जाम टाइम पे है ना इतना है, तो आइडिया ऐसे लगाना, ऐसे एकदम धन दे देना धन। तो ये शायद देखो 24/24 बहुत इजी आ रहा है, सीधा सीधा ही लगभग 10%, 6 तो थोड़ा 10 में से कम कर देगा, तो एकदम से बिंदास होकर राइट चिन्ह लगा के आ जाना है। इजी था ना। ठीक, नेक्स्ट। H परमाणु में इलेक्ट्रॉन n बराबर 6 से प्रथम उत्तेजित अवस्था में संक्रमित होता है तो प्राप्त होने वाली स्पेक्ट्रम रिकॉग्निशन। अब देखो मैं तो फिर कह रहा हूं, फॉर्मूला से भी पढ़ाया था, फॉर्मूला लिखवाया भी था, मैं फिर कह रहा हूं निवेदन, फॉर्मूला इस्तेमाल मत करना भाई। आपको एसएससी की एग्जाम नहीं दे रहे हो है ना, तो ट्रिक से सोल्व करो, सीधा सीधा सोल्व कर लेना इसको। देखो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन n बराबर 6 से प्रथम उत्तेजित अवस्था है, मतलब n बराबर, अगले वाला यही गलती करवा रहा है, उससे लॉक कहीं गलत नहीं करवा रहा आपसे भाई। फर्स्ट एग्जैक्टेड स्टेट तो कौन सी हो जाएगी, n बराबर 2 ही हुआ ना। अब देखो इसको देसी तरीका, ये n बराबर, सॉरी ये भी ब्लैक आ गई क्या, ये लो, ये n बराबर 2, ये n बराबर 3, ये n बराबर 4, ये n बराबर 5, ये n बराबर 6, समझ गए क्या। 2 3 4 5 और 6, यहां तक ठीक। अब इसमें देसी तरीका बता रखा आपको मैंने, आपको 1 ठीक है, 2 सॉरी 3 4, फिर 5 वाले से 1 2 3, फिर 4 वाले से 1 2,
जोड़ लो, कितनी बन रही है उतनी उत्तर है। 4 3 7 7 2 9 और 1 10, बस। ओके, नेक्स्ट देखो, सही कथन है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये तो अपनी भी पहला क्वेश्चन में ये बात हुई थी कि इन चीजों को पहले अपन राउंड करेंगे वरना तो पता नहीं क्या सोच जाएंगे। डेल्टा EGH मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी की बात कर रहा है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, बिल्कुल होती है। शून्य वर्ग के तत्वों को आप इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी और अदर वालों को एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो ये सत्य कथन है। आयनन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा, एक ऊष्माशोषी पर ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ऊर्जा लेगा भाई वो, ठीक है। HNO2 और H2N2O2 की तुलना में HNO3 अधिक अम्लीय होता है। एक लाइन समझाई थी आपको कि फॉस्फोरिक अम्ल के अलावा कोई भी अम्ल मिल जाए जिसके पास जितनी ज्यादा ऑक्सीजन वो उतना ही ज्यादा अम्लीय, एसिडिक पढ़ा रखा आपको। तो ये इसके पास 3 ऑक्सीजन है पर नाइट्रोजन के साथ, या पर नाइट्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन या पर नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन है, तो ज्यादा एसिडिक वाक नहीं हुआ। तो ये बात भी सही है, ठीक है। H3PO4 की तुलना में H3PO2 कम अम्लीय होता है। H3PO4 की तुलना में H3PO2 कम अम्लीय, जबकि ये भाई ये बहुत अच्छा प्रश्न, ये तो आता है। देखो 2 क्वेश्चन है ना, ये ट्रेंड है इनका। एक तो ये H3 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फिर फॉस्फोरस एसिड और फिर फॉस्फोरिक। कारण इसका क्रॉस रेजोनेंस होता है, तो इसको ज्यादा ऑक्सीजन होते ही भी कम अम्लीय। एक तो ये, और एक है ना वो अपन पढ़ते हैं जैसे BF3, तो F ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बोरॉन के सेंटर पे है ना इलेक्ट्रॉन का धनावेश ज्यादा आता है, तो अपन मानते हैं कि BF3 ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद BCl3, उसके बाद BBr3, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, और एक Bi3। कायदा तो ये बन रहा है कि इसके पास धनावेश ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा लेविस एसिड, बट वो बैक बॉन्डिंग और कई रीजन है ना, तो इसका अम्लीय नेचर कौन सा हो जाता है। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, इजी प्रश्न है ये वाला, इनमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये गलत है, ABC जहां ऑप्शन आ जाए वही है, ठीक है। आपको इसमें कोई आंसर शीट में करेक्शन है तो कर लेना आप लोग। हाँ जी, निम्न ये देखो, अब ये बहुत अच्छी बात है, ये देखो इस पे मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा आपके साथ। कहते रखे निम्न में से कौन सा कथन विकिरणीय संकरण के लिए असत्य है। अब देखो इन क्वेश्चनों को आप देखोगे ना तो आप ये पाओगे कि विकिरणीय संकरण तो सर ने कभी पढ़ाया ही नहीं था। हाँ, आपके दिमाग में प्रश्न आएगा ये कि सर ने कभी पढ़ाया नहीं विकिरणीय संकरण, माइनर 2 का है ना। अब देखो इस संकरण में मुझे पता है, चलो मैंने मान लिया कि ये अपने को नहीं पढ़ाया, नहीं आता है, ये लाइन जिंदगी में पहली बार सुन रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो कोई भी टीचर है अपना बेस्ट देना चाहता है, वो ये चाहता है कि मेरे पढ़ाए से सारे, बट को जरूरी है क्या भाई। मैं आपसे आज देखो, आप है ना अपन देखो व्यक्ति की नेचर होती है, किसी को कोसते अपना बहुत ज्यादा है बट अपने बारे में कभी नहीं सोचते। आज आपको कोई दे जाने की, लीजिए आपके पास एक अपॉइंटमेंट लेटर, आप RPC के एक है ना वो परीक्षक चैनल में, सॉरी मेंबर में पूरे में हो और आपको पेपर बनाना है। हकीकत कह रहा हूं, आप है ना हालतें खराब कर दोगे। आप उसमें ये नहीं दोगे हाँ इजी प्रश्न ना, है ना। तो व्यक्ति का सही रूप तब पता चलता है जब उसके पास पावर आता हो। वैसे कोसने के लिए बहुत सारे, तो मेरा कहने का मतलब ये कि कोई जरूरी नहीं कि अपने पढ़ाई में से प्रश्न है, कुछ प्रश्न अगले की भी सोच होती है। ये प्रश्न उन्हीं में पड़े, किसी का गलत नहीं जाना चाहिए। गलत इसलिए नहीं जाना चाहिए, वन लाइनर प्रश्न है ये, आपसे असत्य कथन पूछ रहा है। अब देखो असत्य कथन में आपको ये कुछ नहीं आता, ये बात बताऊंगा ये विकिरण कहते किसको है। पहली बात क्या कर रहा है, विकिरणीय संकरण के लिए उपयुक्त कक्षक S और P Z दे रखा है। इसका मतलब इस संकरण में एक S कक्षक है और एक P कक्षक है। मुझे एक चीज बताओ, ऐसा कौन सा संकरण है जिसमें एक तो S और एक P कक्षक पार्टिसिपेट करता है। sp हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अपने को अभी तक ये नहीं पता है विकिरणीय संकरण कहते किसे। दूसरा देखो, विकिरणीय संकरण के लिए संकृत कक्षकों में 50% S लक्षण और 50% P। भाई किसकी बात कर रहा है, फिर sp की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब ये sp संकरण की बात कर रहा है। आगे देखिए, विकिरणीय संकरण में संकृत कक्षों के मध्य का बंध कोण 120 डिग्री होता है। इसका मतलब ये तो एक sp वाले में तो आप जानते हो बंध कोण कितने का होगा, 180 डिग्री का होता है, 120 का। बट अपने को तो पता ही नहीं विकिरणीय संकरण होता क्या है, अपने को तो पता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, विकिरणीय संकरण के लिए संकृत कक्षक रेखीय ज्यामिति में होते हैं। आई थिंक 1 2 3 आइडेंटिकल बातें आ गई, बताओ आंसर क्या जाएगा। पूछा क्या आपसे,
असत्य। तो असत्य कथन तो ये हो चुका है, नहीं पढ़ाए हुए भी आपको आ गया। अब मुझे ये बता दो विकिरणी संकर्ण किसका नाम है? एसपी संकर्ण। अब स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट तो बस वो AK-47 को लोड करके रखता है, ट्रिगर ही दबाना है, पढ़ाया हुआ नहीं है। हमको कहां से, तो थोड़ी बहुत मेहनत तो कर, इसको पढ़ तो सही, समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प XeF2 के संदर्भ में सत्य है? एक चीज मेरे, आज कौन सा वार है? आज भी मंगलवार है। हाँ, आज फिर एक बात और कह के जा रहा हूं, एनसीईआरटी घर जाकर के शून्य वर्ग के तत्वों में जीनोन के रिगार्डिंग, चाहे वो फ्लोरीन कारक होते हैं, कुछ ना कुछ वहां स्टेटमेंट का प्रश्न तैयार करोगे। शून्य वर्ग के तत्वों में जीनोन का जल अपटन की रिएक्शन दे रखी है ना, वो वाला पेज एनसीईआरटी का एक पेज है, उसको अक्षरशः लाइन टू लाइन पढ़ोगे कि जीनोन किसके प्रति बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, ये फ्लोरीन के प्रति बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, XeF2 का हाइड्रोलाइसिस होता है कि नहीं होता, होता है तो क्या बनता है, XeF4 का हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या केवल जीनोन ही बनता है या XeO3 भी बनता है या दोनों बनते हैं, क्या क्या बनता है, पक्का पढ़ोगे उस पेज को पूरा अक्षर से। लीजिए बात करते हैं, XeF2 के संदर्भ में सत्य है। देखो इसमें सीधा सीधा इसकी अपन नजर डाले ना, तो ये एक्चुअली इसके हाइब्रिडाइजेशन प्लस इसकी ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। जीनोन का सेंट्रल एटम 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 2, मतलब बन गया अपने पास 10। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ बताओ इसका, sp3d पे 5 अंक बन गया ना। अब देखो sp3d जिसका संकरण बन गया ना, तो अपन उसकी ज्योमेट्री की बात करें तो अपन ये पाएंगे कि ये जीनोन है और यहां F है और यहां F है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां आते हैं, प्लेन पर, तल पे। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब इनके आधार पे इसकी बात करते हैं। देखो दो फ्लोरीन निरक्षीय स्थिति पर पाए जाते हैं, जबकि ये तो कौन सी स्थिति पाए जा रहे हैं, अक्षीय स्थिति पाए जा रहे। पूछ कह रहा है, सत्य पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है, उसको भी राउंड करो। क्या पूछ रहा है आपसे, सत्य पूछ रहा है। निरक्षीय स्थिति पाए जाते हैं, जबकि वहां पर क्या पता चल रहा है, अक्षीय स्थिति, असत्य। ठीक है, केंद्रीय परमाणु जीनोन के चारों ओर 2 बंद युग्म और 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जबकि कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, 3 है। तो ये इसकी वजह से, यहां 3 होता तो सत्य मानते, इसकी वजह से ये भी क्या हो गया, बंद युग्म का मतलब समझ गए क्या, इस बंद में 2 इलेक्ट्रॉन, ये बंद युग्म है, ये बंद युग्म है, और ये एकाकी 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 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी। तीसरी बात देखो क्या कह रहा है, इसकी आकृति रेखीय है, बिल्कुल रेखीय है। भाई इसको बनावट को गायब करोगे तो जुड़े हुए थे, रेखीय। यह अच्छा आप वाले में टाइप है क्या, I3 माइनस के I3 माइनस की यदि संरचना मेरी पढ़ाई हुई आप लोगों को यदि याद आ रही हो तो ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। ठीक है, अब एक चीज सुनो, अब आप सोचो कि ये संरचनात्मक है या नहीं है, सोचे तो एक ऑप्शन और पढ़ दो ना, क्या एक बार ऑप्शन क्लियर कट आपको एक मतलब असत्य मिल जाए तो फिर इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, वरना तो बस I3 माइनस को भी समझो फिर तो। ठीक है, अब देखो XeF2 में कुल एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या 3 है, और यहां स्टूडेंट मात खा गया। आप जो भी ये ऑब्जेक्शन मुझे पता है यहां से आया, पता रहता है ऑब्जेक्शन का, तो ये यहां से XeF2 में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो 3 ही, 1 2 3, तो ये तो जीनोन के इलेक्ट्रॉन है। अगले वाला यहां ये पूछता ना आपको Xe में कुल एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या 3 है, तो बात सही होती है आपकी। XeF2 की पूछा तो फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फालतू ही बैठे हैं, और 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास बैठे। अब बताओ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने टोटल XeF2 में, 9 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बात समझे कि नहीं समझे, पक्का पता है मुझे, इस लाइन का ऑब्जेक्शन लगाया सबने कि 3 दिख नहीं रहे, क्या पता नहीं क्या पेपर बनाते हैं, आधे को तो गाली देते हैं मनी मनी, है ना, कि आंसर की ठीक नहीं करते, तो आंसर को गलत हो तो ठीक करे ना, आते हैं ऐसे ऑब्जेक्शन, ठीक ही नहीं करते, करेक्शन है तो करेक्शन हो तो करे ना, करेक्शन। समझ में बात आ गई क्या। यदि यहां पर जीनोन पूछता तो 3 होते, XeF2 पूछ रहा तो फ्लोरीन के पास 3 ये 3 और 3 9। ठीक है, इसका मतलब साफ साफ गलत पड़ा है, तो इसको मैं क्यों पढ़ूं, अब थोड़ा सा इसको भी समझा दूं। देखो इसका एक बार इसमें आया था प्रश्न, है स्कूल में क्या था, भर्ती परीक्षा में था, ये एपी में था, बड़ा शानदार प्रश्न था इसका, कि एक तो है ना I3 माइनस है ना, इसके पास बंद युग्मों की संख्या 5 होती है,
सॉरी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 5 होती है। इससे एक स्टेटमेंट तो ये था, क्या सही बात है कि भाई 1 2 3 तो ये हो गए, 4 और ये 5 केंद्रीय परमाणु का आई है, उसके पास इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी होती है 5। अब लोग तो वहां फिर वो ढूंढ रहे थे, बोले एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो 3 ही होते हैं। तो अरे तो खोपड़ा खोल करके देख तो ले उसको, कम से कम अगले वाला आपसे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पूछ रहा है या बंद युग्म पूछ रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन युग्म पूछ रहा है या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पूछ रहा है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग नहीं लेते, और इलेक्ट्रॉन युग्म वो होते हैं जो ये भी है ये भी है। भाई इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा तो ये भी है, जो आबंध का पार्ट है एक दूसरा नॉन बॉन्डिंग का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, निम्न में से कौन से अणु में पी पाई व डी पाई दोनों बंध उपस्थित है। निम्न में से कौन से अणु में पी पाई तथा डी पाई दोनों बंध उपस्थित है। बना लेते देख लेते, हालांकि मुझे तो उत्तर भी इसका याद अच्छे से, आपके भी याद होगा शायद। CO2 की बात करें तो सी में तो ऑक्सीजन हो रही है, तो इसमें तो डी का कोई रोल ही नहीं है, ना तो ऑक्सीजन के पास डी सब सेल है और ना कार्बन के पास सब सेल है, तो इसमें तो सारे कौन से हैं पी पाई है, तो इसमें बंध उपस्थित नहीं है, ये तो गलत बात है। SO4 2 माइनस, तो देखो SO4 2 माइनस में 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन और ये 4 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस और माइनस, यहां तक ठीक है। इसका संकरण कौन सा है, तो sp3 संकरण है ना, सल्फर का केंद्रीय परमाणु का संकरण क्या चीज है sp3। इसको तो थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा भाई, नहीं तो दिक्कत करेगा। चलो सोल्व करते, क्या पता इसमें आ जाए। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 3s2 3p4 लिख दूं क्या, आपको तो 3d आगे खाली लिख दूं, आपको तो ही लिख दिया मैंने। अब देखो इसकी बॉन्डिंग किसी समझ में नहीं है ना, तो थोड़ा सा दूसरे तरीके से देख लेना, P और ये D। देखो इसकी संरचना में देखो कितने सिग्मा बंध बन रहे हैं, 4 सिग्मा बंध तो बनने हैं, ठीक है। और चारों सिग्मा बंध है, वो सिग्मा बंध आपको पता संकरण में भाग लेते हैं, और ये चारों सिग्मा बंध मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं sp3। तो मैं ये दावे के साथ कह दूं कि यहां जो ऑक्सीजन आएगी ना, वो केवल और केवल इनके यहां एक इलेक्ट्रॉन के साथ सिग्मा बंध बनाएगी। मैं सही हूं या गलत हूं, बताओ क्यों बनाएगी, क्यों इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो आपको s और 3p कक्षक लेने पड़ेंगे, और ये इसके साथ ऐसा बंध बनाएगी। बोलो बंध बना कि नहीं बना। अब आपको अक्सर यहां तो आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हो, यहाँ 1 दिखा दिया, यहाँ 4 दिखा रहे हो, यहाँ 3 दिखा दिया, ये तो चलने वाली बात नहीं है, बिल्कुल चलने वाली बात है। इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन दोनों को कहां भेजो, आके भेजो। मेरी बात को समझे कि नहीं समझे। इस स्थिति में बोलो ये सिग्मा बंध बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। अब देखो जरा, 2 तो प्योरली सिग्मा है, और 2 सिग्मा के साथ 2 कौन से बंध हैं, पाई बंध भी है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। तो 2 प्योरली सिग्मा है, तो 2 प्योरली सिग्मा को मैं इसको ऐसे कह दूं क्या कि ये, सॉरी एक सेकंड देखो, 1 2 प्योरली सिग्मा में एक माइनस और एक पार्श्ववर्ती व्यापन, तो इसका तो मैं बना दूं ऐसा, और इस पे इसको तो बना दूं इसके साथ, और इसको बना दूं मैं इसके साथ, और इस पे माइनस और इस पे माइनस दिखा दूं। देखो जरा भाई 2 इलेक्ट्रॉन ही तो थे ना ये 2 कक्षक वाले, तो देखो ये तो बन गया सिग्मा, और ये संपार्श्ववर्ती व्यापन करके क्या बना दिया पाई। ये इसके साथ बन गया सिग्मा, और संपार्श्ववर्ती व्यापन करके क्या बना दिया पाई। और ये दोनों कौन से हैं, एक सिग्मा। तो देखो एक सिग्मा बन रहा है, एक सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, बना कि नहीं बना, यहां तक ठीक। अब बताओ इस ऑक्सीजन के पास कोई डी कक्षक होता है क्या, या तो एस कक्षक है, ऑक्सीजन के पास ऐसे पी में से होते हैं, और ये कक्षक कौन से बताओ डी, और ये कौन से हैं इनके पी, तो इनके और बंध कौन सा है पाई, तो पी पाई डी पाई हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें पी पाई डी पाई बंध उपस्थित है को नहीं है, बताओ यस एंड नो, हाँ या ना। मुझे पता है SO3 उत्तर है इसका, पता है मुझे पता है। बोलो ये संकरण ऐसा होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। फिर से चेक कर लेना, ये 2 बंध इसके बनेगी, इसका संकरण में सिग्मा बंध होते हैं, sp3 संकरण हो ही गया, और ये दोनों D
पी पाई डी पाई बंद उपस्थित है भाई, कोई शक ही नहीं इसमें। बात करूं मैं इसकी SO3 की। अब SO3 की बात करें तो देखो SO3 का संकरण बताओ, इसका 6, इसका भाग नहीं लेगा, संकरण कौन सा आ गया sp2। अब sp2 संकरण है तो वही सल्फर ले लिया मैंने, वही सल्फर ले लिया तो 3s2 ले लिया, 3p4 ले लिया और 3d खाली ले लिया। अब की बार को चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो इसकी संरचना ऐसी तो बनेगी O O और ये O डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। sp2 में तो ऐसी होती है सिग्मा पाई और सिग्मा और पाई। यहां तक ठीक। मतलब मैं इसकी संकरण में ऐसी स्थिति बनाऊंगा कि मुझे 3 तो सिग्मा बंध बनाने और 3 ही क्या बनाने, पाई बंध बनाने। अब देखिए जरा इसके अंदर, ये S कक्षक है, ये 3 P कक्षक है और ये 5 D कक्षक है, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन मुझे ऐसे बढ़ने हैं कि मुझे sp2 संकरण चाहिए। sp2 संकरण में मुझे 1 और 2 P में ऐसे क्या कक्षक खाली हो तो सिग्मा बंध बनेगा। सिग्मा बंध में ये तो एक इसका और एक इसका तो बंध बनेगा ना। तो इसके 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन नहीं आया, 1 उत्तेजित होकर उधर चला जाएगा, 4 में से 3 तो ऐसे रहेंगे और चौथा उधर चला जाएगा, बात वो की वही रहनी है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो वापिस कितनी ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। देखो ये सिग्मा बंध और ये सिग्मा बंध और ये सिग्मा बंध, संकरण कौन सा हुआ sp2, बस सिग्मा बंध से sp2। अब देखो प्रत्येक पाइबंध भी तो बना रहा है, पाइबंध बना रहा है तो देखिए जरा इसको, ये इसके साथ पाइबंध बना लेगा, ये इसके साथ पाइबंध बना लेगा, ये इसके साथ पाइबंध बना लेगा। यहां तक बात समझ में आएगी नहीं है? अब देखो ये पाइबंध है पर इसका पी कक्षक है और ये कौन सा कक्षक है, पी कक्षक है डी कक्षक है? हाँ बोलो बोलो, विचार आमंत्रित। हाँ कुछ बोल रहे थे आप भाई। ऑक्सीजन में तो पी कक्षक ही हो गए, ऑक्सीजन में तो सोचना क्या है, सोचना तो सल्फर का है, सल्फर का ये पी कक्षक ही तो है। तो ये बंध तो कौन सा आ गया पी पाई और ये बंध कौन सा आ गया पी पाई डी पाई। अब वापस पर्सन पे जाओ भाई, अभी तो एक और बच गया क्या, एन और ओ है तो इसके पास तो डी वैसे भी नहीं है। अब बात आ गई अपन इन दोनों पे, ठीक है। अब पर्सन पे दोबारा से जाओ, पर्सन क्या कह रहा है कि जिसमें पी पाई भी और डी पाई पी पाई भी हो। देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ दोनों कौन से हैं, डी पाई है, पी पाई नहीं है, और इसमें डी पाई भी और पी पाई भी है। तो राइट आंसर अब कौन सा आएगा, मैं यही जानना चाह रहा था। ये राइट आंसर आ जाएगा अपने पास ही है, क्योंकि हल्का सा यदि इस स्थिति में आपने गलत कर दिया, इस स्थिति में सोच के चले गए ना आप लोग तो गलती हो जाओगे। प्रश्न को दोबारा पढ़ लेना कि डी पाई और पी पाई। एक चीज और देखना, अभी रिसेंटली ग्रेड 1 की एग्जाम लगी है, एक सिंगल क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा है, एक सिंगल क्वेश्चन रिलेट नहीं हो रहा है, और ये बात केमिस्ट्री की नहीं और सब्जेक्ट में भी है। तो एक तो ये मेंटली प्रिपेयर हो जाना कि आप मन मर्जी के वहां ये मत बन जाना कि ये तो डिलीट होगा और ये एनर्जी इसको ऐसा होना चाहिए था, ज्ञान मत देने लग जाना अपने आप में। दोबारा सोच लेना कि कहीं अपनी गलत है, कहीं ना कहीं को लोचा आ रहा है। कि जैसे मान लीजिए इस प्रश्न को सोल्व किया तो जाहिर सी बात उत्तर तो एक ही जाना है। आपके पास दोनों ऑप्शन बन रहे थे, भी देखो बने थे ना। जब ऑप्शन दोनों बन रहे तो फिर दोबारा ठंडे दिमाग से सोचना कि अपन क्या गलती कर रहे हैं। प्रश्न को दोबारा पढ़ोगे तो पाओगे कि यहाँ पी पाई भी पूछा है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, इस बार ये पैटर्न चेंज से हो रहा है, पेपर की क्वालिटी अच्छी आ रही है। मतलब रद्दी में से नहीं कि 8-10% डिलीट हो जाएंगे, उत्तर चेंज हो जाएंगे, मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा कुछ आएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गलत क्रम है, गलत क्रम है, बड़ा है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले पूछ रहा फाई जानते हो ना आप, चार्ज बटा त्रिज्या, ये तो होती है ना, क्यू बटा ए से कर सकते हो, क्यू बटा आर भी कर सकते हो, आवेश बटा त्रिज्या। तो देखो इसमें आवेश की बात करो ना तो इसमें आवेश 7 दूनी 14, प्लस के 7 आ रहा है, प्लस के 4 आ रहा है, 3 दूनी 6, प्लस के 3 आ रहा है और प्लस का 1 आ रहा है। मतलब चार्ज क्रमबद्ध रूप से क्या कर रहा है, घट रहा है, 7 4 3 1, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब आवेश का मान घट रहा है तो फाई का मान भी क्या होगा, घटेगा। यहां तक बात कल क्लियर हो गई। उसके बाद इसकी बात को ध्रुवणता, तो देखो एक तो होता है ध्रुवण क्षमता पोलराइजेशन कैपेसिटी, और एक होता है ध्रुवणता। ध्रुवण क्षमता तो होती है धनायन की और ध्रुवणता किसकी होती है, ऋणायन की। साइज जितनी ज्यादा बड़ी होगी उसकी ध्रुवणता उतनी ही ज्यादा होगी। साइज के साथ साथ अपन ये कह सकते हैं कि जिसके पास नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा
उसकी ध्रुवणता उतनी ही ज्यादा होगी। यहां तक ठीक है। अब साइज का तो अपने को पता नहीं चल रहा, बट नेगेटिव चार्ज का देखते ही पता चल रहा है, ठीक है। तो ध्रुवणता का क्रम भी क्या है, सही है। आपसे क्या पूछा है, गलत क्रम पूछा है। अब देखो थर्मल स्टेबिलिटी, ताप स्थायित्व है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, यहां तक ठीक। अब अगले वाले क्या ताप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गए, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। हालांकि ताप स्थायित्व का मैंने थोड़ा सा लिखवा रखा आप लोगों को, हाँ मोनो और पोली वाला। पोली में उल्टा लेना है, मोनो में ऐसे लेना है, या मोनो में सही लेना है तो पोली में क्या करना आपको, उल्टा करना, ऐसा कुछ कर रखा। बात करें इसके आयनिक लक्षणों का, एक बार मान लीजिए कंफ्यूजन हो गए, मैं जानबूझ से क्रिएट कर रहा हूं, कंफ्यूजन हो गए मान लीजिए। इसकी बात करें अपन तो देखो आयनिक लक्षणों का क्रम, आयनिक लक्षण वो होते हैं जिसके देखो आयनिक, एक फजान से नियम पढ़ा आपने, फजान से रूल पढ़ रखा है ना, कि जितना ज्यादा धनावेश होगा ना वो ऋणांक को उतना ज्यादा पोलराइज करेगा, और उसमें उतने ज्यादा कौन से नेचर आ जाएंगे, कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे। ऐसा कुछ पढ़ रखा आपने। तो देखिए Mn यहां प्लस के 7 में है, क्रोमियम प्लस के 6 में है, वेनेडियम प्लस के 5 में है, टाइटेनियम प्लस के 4 में है। तो एक चीज हो, जिसके पास जितना ज्यादा ऑक्सीजन तो सब में कॉमन है, तो ऋणायन की साइज तो सेम है। अब धनायन का आवेश ज्यादा होगा तो ऋणायन ये ज्यादा ऑक्सीजन को ध्रुवित करेगा या ये ज्यादा करेगा, भाई ऑक्सीजन को ज्यादा पोलराइज कौन करेगा, 7+ जिसका चार्ज है वही तो करेगा ना। और जो ज्यादा ध्रुवित करेगा तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो देखो ये क्या पूछ रहा है, आयनिक लक्षणों का क्रम क्या सही है कि ये तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है इसका। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी धनायन, ऑक्सीजन तो सब में कॉमन है भाई, ऋणायन की तो बात ही नहीं की जा रही। इस M के ऊपर एक तो 7+ है, एक M के ऊपर 6+ है, और एक M के ऊपर 4+ है। तो धनायन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज्यादा मूव करेंगे तो दोनों नाभिकों के बीच में इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाएंगे। तो इसमें कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। फजान रूल, फायंस नियम पढ़ना आप लोग, कहीं किसी कंफ्यूजन हो रही हो तो। देखो सीधी सी बात है, आयनिक लक्षण के क्रम का प्रश्न ये मेरे हिसाब से कौन सा है, गलत कथन है। अब दूसरी बात, ये एक्चुअली पेपर में प्रश्न ऐसे ही पूछने चाहिए टेस्ट सीरीज में। क्यों, क्योंकि देखो ये उत्तर तो बड़े चीज आ रहा हो, इसमें कितने कॉन्सेप्ट साथ क्लियर हो रहे हैं, 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। पर थोड़ा लेंदी जरूर हो जाता है पेपर ये, बट पेपर का स्तर ये होना चाहिए। खैर नेक्स्ट देखो, सही क्रम है जालक ऊर्जा का क्रम, आयनिक लक्षणों का क्रम, ध्रुवण क्षमता का क्रम, और एक कौन सा है, तापीय स्थायित्व का क्रम। अब की बार सही पूछा है क्या, ठीक है, सारे प्रश्न निकाल के बनेंगे आज तो भाई साहब। जालक ऊर्जा, देखो लेटिस एनर्जी होती है ना, वो चार्ज के तो समानुपाती होती है और रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऐसा कुछ पढ़ रखा आप लोगों ने, है ना। अब कोई बात नहीं, यहां से देखते हैं। देखो कुछ भी आइडिया नहीं लगे ना भाई, अब इसमें तो 2 रीजन हो सकते हैं भाई। मुझे तो एक पर्टिकुलर केमिस्ट्री का एक पार्ट पढ़ाना है, तो हो सकता है मैंने बहुत ज्यादा रट्टा लगा रखा हो। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि मेरे पास तो पेपर था, मैं तो सोल्व करके पहले आ जाऊंगा, रट करके आ जाऊंगा। बट आप तो न्यूली फ्रेश जाओगी एग्जामिनेशन हॉल में, तो देखते ही माथा चक्री खा करके स्किप करने का मूड मत बनाना है इनको। एक बार थोड़ा सा इनमें उलझने का प्रयास तो करना, जिससे देखो मैं थोड़ा सा उलझू इसके अंदर। मुझे ये नहीं पता जालक ऊर्जा चार्ज पे निर्भर करती है कि नहीं करती है, मैं भूल गया, एक बार इधर से सोल्व करूं मैं इसको। तो देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सब में कॉमन है, मतलब ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। अब बात करो एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम पे चार्ज प्लस का 3 है, इस पे चार्ज प्लस का 1 है, इस पे चार्ज प्लस का 2 है। कहीं ना कहीं चार्ज उलट पुलट हो गया, इसका मतलब जालक ऊर्जा कम ज्यादा हो गई। या तो इसकी ज्यादा होगी या फिर इसकी ज्यादा, दोनों में से कहीं गड़बड़ है। ठीक है भाई, या तो कायदे अनुसार 3 बाद में आना चाहिए या 2 बीच में आना चाहिए, कायदा तो ये बन रहा है। इसका मतलब अपने कायदे की बात नहीं करेंगे, ये गलत है। हालांकि जालक ऊर्जा क्रम ये इधर आता तो ज्यादा सही होता ज्यादा क्या, ठीक है। दूसरी बात करें आयनिक लक्षणों का क्रम। आयनिक लक्षणों में आप जानते हो कि लिथियम है ना, और एक बेरिलियम, ये कोवैलेंट कैरेक्टर रखते हैं, ये पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। और ये भाई साहब लिथियम हाइड्राइड को क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा आयनिक है, जबकि लिथियम क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर का होता है। बाकी का यदि पीछे चला जाता तो अपन बात मान लेते, तो इसकी वजह से ये भी गया। ध्रुवण क्षमता का क्रम, पोलराइजेशन कैपेसिटी में मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी कि ध्रुवण क्षमता में 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, वो सबसे ज्यादा ध्रुवण करता है। बेरिलियम कहीं पर भी दिख गया ना, Be आपको,
वो सबसे ज्यादा ध्रुवित करेगा, मतलब सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसी आयनिक कंपाउंड में है तो वो कौन सा है? बीई है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। उसके बाद आपको डी ब्लॉक देखना है, उसके बाद आपको 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखना है। तो देखिए इसमें बी तो है नहीं, ये डी ब्लॉक का आया कि नहीं है। फिर देखो 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 18। मैं खुद ही पढ़ रहा हूं, ये बात समझ में आ रही है भाई। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, 2 प्लस है तो 18 इलेक्ट्रॉन है, इसका 19 होता है, प्लस है तो कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन है। यहां तक ठीक है। अब देखो आप 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब अपने दिमाग में क्या आया कि सबसे ज्यादा ध्रुवण क्षमता किसकी होगी? ऐसी स्पीसीज या ऐसा धन है जिसके पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो? 2। उसके बाद आपको क्या देखना है? डी ब्लॉक। उसके बाद आपको क्या देखना है? सूडो इलेक्ट्रॉनिक 18 वाला। उसके बाद आपको क्या देखना? 8। ऐसा लिखवा रखा है मैंने आपको फजांस रूल में, अच्छे से लिखवा रखा है ना। आवेश और त्रिज्या के बारे में भी लिखवा रखा है। अब देखिए 2 वाला तो है नहीं, डी वाला मिल गया, अब 18 मिल गया। अब 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम दोनों में सेम है तो किसको कंसिडर करोगे? चार्ज को। ठीक है, इस पे चार्ज कितना आ रहा है? 2 प्लस। आपको पता रखा है ना, चार्ज को पहले कंसिडर करना, चार्ज भी सेम आ जाए तो किसको कंसिडर करोगे? रेडियस को। ठीक है ना, तो ये इसका राइट आंसर तो यह बन गया शायद। अब तीसरी बात और कर लेते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी का क्रम, तापीय स्थायित्व का क्रम। देखो सिंगल वाले हैं, सिंगल वाले का तापीय स्थायित्व का क्रम क्या होता है, पॉलीएटॉमिक का क्या होता है, पढ़ा रखा आपको अच्छे से, देख लेना है ना। तो ये जाहिर सी बात अपना उत्तर ये बन गया। तो मैं रटी रटाई बात ये कह सकता हूं कि ये अप टू डाउन जा रहे हैं, ये सॉरी ये तो डाउन टू वाला, डाउन वाला पहले आ गया। वैसे अप टू डाउन जाते तो तापीय स्थायित्व बढ़ता है, जबकि उल्टा दे रखा है। इसको देख के आप बोल सकता हूं वैसे। ठीक, निम्न से कौन सी, हाँ पढ़ा आप इसको, निम्न में से कौन सी आणविक ज्यामिति sp3d संकरण के लिए संभव नहीं? अच्छा प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है। देख लो इतने ऑब्जेक्शन है, आंसर चेंज नहीं हो रहे हैं किसी के भी। कायदा तो ये बनता था ऑब्जेक्शन पे आंसर चेंज होने का। देखते हैं अब कई क्या इसको प्रिसेप्शन सेट कर लेते हैं कि भाई रिवाइज आंसर की देते हैं। हाँ रिवाइज में तो चेंज किए थे, काफी चेंज हुए। देखो जरा, sp3d संकरण के लिए, sp3d संकरण का मतलब ये है इसकी ज्योमेट्री में बनाऊं तो देखो एक बार के लिए मैं ऐसा बना सकता हूं, आपको तो बना दूं मैं, ये होता है। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लगाओ तो मुझे कैसा बनानी चाहिए? कहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाना चाहिए? इसको यहां लगा दो, यहां या किसी जगह लगा दो, एक जगह और लगाऊं तो देखो ये तो बन रही है टीबीपी, ट्रायगोनल है, बाइपिरामिडल। यदि मैं एक जगह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाऊं तो मेरे पास आई थिंक ये सीसा बन जाएगा, कैसे सीसा। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लगा दो यहां पर तो ये आपके पास लगभग 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 नहीं होता है, एग्जैक्ट 90 नहीं तो आया डीएसएसबी में। इधर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये बंद कौन है ना, वो 90 डिग्री से कम। ये प्रश्न आया था। टी शेप जब भी आ गया तो बॉन्ड एंगल कितना? 90 डिग्री से कम, है ना। शायद 86.7 था, 87.6 जो भी था, मतलब 90 से थोड़ा कम है। यहां तक बन गया। और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये टी शेप हो गया, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए तो अपने पास ज्योमेट्री कैसी बन जाएगी? लीनियर, जैसा कि i3- में होता है। एक अभी थोड़ी देर पहले और पढ़ के गए थे अपना F2 में होता है कि नहीं होता है sp3d से। इसके अलावा और कोई संभावना है क्या? नहीं है ना। अब प्रश्न को सोल्व करो जरा, निम्न में से कौन सी आणविक ज्यामिति sp3d संकरण के लिए संभव नहीं है? ये संभव है sp3d में। मुड़ी हुई टी आकृति मिल गई, पॉसिबल है। ढेकुली या सीसा या कैसे संभव है? उधर देखो लीनियर, संभव है। एक टीबीपी और आ जाता तो वो भी संभव होता। ये भाई साहब क्या करें, समतल त्रिकोणीय ऐसी, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां और यहां लगाओ, संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ये आकृति संभव नहीं है। ठीक है तक। निम्न से कौन सा अतिव्य अपने एलिन में अनुपस्थित हुआ है? एलिन तो अपन इसको कहते हैं, ये होता है क्या एलिन? क्या पता नहीं, हालांकि मेरा प्रश्न नहीं है, ये मेरा प्रश्न नहीं है।
अनुपस्थित हुआ है, प्रश्न तो यही है कि अनुपस्थित हुआ है, पक्का। sp2s, देखो इसमें इस कार्बन की बात करूं मैं तो ये संकरण sp2 है, ये s कक्षक है, तो इस कक्षक का अतिव्यापन कौन सा आ जाएगा भाई? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है कि नहीं है? इसका sp2 है कि नहीं? इसका sp2 है कि नहीं है? तो इसके हाइड्रोजन के साथ sp2s अतिव्यापन ही तो है, हाइड्रोजन का तो s कक्षक है, तो ये तो उपस्थित हुआ है। sp2 और sp, अरे बीच वाले का तो sp है, मैं कहां sp2 लगा रहा हूं? ओ गया, फिर से बना लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, इसको थोड़ा सा कमाल है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH ऐसे दिखा दो, तो ये S कक्षा की तो है, ये sp2 है, ये sp है और ये sp2 है, तो देखो वो अतिव्यापन तो हो जाएगा sp2s, sp और sp2 भी है, p और p लेटरल। एक देखो ये p और p संपार्श्व का अपन बाद में देखेंगे, बताऊंगा इसको, उससे पहले मैं मेरा समय क्यों खराब करूं? यदि एग्जामिनेशन की बात करो तब की बताओ। देखो ये कहीं जरा देखो sp आ रहा है क्या आपके पास कहीं? तो अपना उत्तर तो यह मिल गया, आंसर तो मिल गया। अब इसको p और p संपार्श्व अतिव्यापन की बात और करें तो ये भाई साहब ये यहाँ पर लेटर लिखना चाहिए था, ये लिखा हुआ नहीं है। ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए ये p कक्षक है और ये p कक्षक है, तो ये पाई बंद इनमें यही तो बना है भाई, एक p कक्षक से p कक्षक, ये तो ppx से अतिव्यापन से, और ये pp संपार्श्व, तो ये pp इसको पूरा ऐसे लिख रहा है संपार्श्व अतिव्यापन, ये चीज ये शब्द है, क्या तक ठीक? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ये इसके अंदर क्या चीज है? एब्सेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, दी गई विक्रिया बिल्कुल दी गई है, विचार कीजिए, करते हैं। एक है उसकी विक्रिया किसे करवा रहा है? धातु सल्फेट के साथ ऑक्सीडेशन करवा रहा है और धातु का ऑक्साइड बना रहा है। इनमें से कौन सा धातु सल्फेट क्रियाकारक एक ही ऑक्सीकरण में सर्वाधिक उपयुक्त है? देखो ये मैंने है ना ये लेटेस्ट बैच में तो रूम नंबर 8 में ना गला फाड़ फाड़ के इस बात पे कही थी। एक चीज, इस क्वेश्चन को मैं बाद में समझाऊंगा, पहले मैं 2 लाइन बताऊं। देखो जब आपको मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई थी ना, तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा मैंने शुरू में भी ये बात कही थी, आज भी फिर दोहरा रहा हूं कि आप आयनिक बॉन्ड वाले को पढ़ोगे ना तो आप इतना ज्यादा कंफ्यूज, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा कभी थर्मल स्टेबिलिटी पूछ रहा है, कभी सोल्युबिलिटी पूछ रहा है, कभी क्या पूछ रहा है, कभी 5 पूछ रहा है, कभी कुछ और पूछ रहा है, बच्चा बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मैंने अंततोगत्वा मैंने एक बात कही थी वहां, मैंने कहा एनसीईआरटी में 2 लाइन दे रखी, एक तो धातु सल्फेट की विलेयता देख लेना, ऐसा कुछ कहा था क्या आपको? कहा था 3 साल हो गए, भूल भाल के वीडियो उठा के देखना, मैंने ये बात कही थी। कम से कम ये अलग से और लिखवाया बाद में नोट्स में, मैंने कहा इतना ना होकर कि ये 2 लाइन ही इतना तो जरूर पढ़ोगे आप लोग। इधर देखो इसकी, ये पर्सन, इससे पहले मैं एक पर्सन आपको देखो एग्जाम में इसको कैसे जोड़ करके तैयार किया जाता है। एनसीईआरटी में एक पर्सन दे रखा है MgSO4 और एक BaSO4 की बात कर रहा है वो, है ना? इसकी तो सॉल्युबिलिटी ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, ये पढ़ रखा आप लोगों, पढ़ रखा है। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम तक जाए तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, ये तो कहना चाह रहा है। तो बताओ इसमें सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? बी की होगी। बी की होगी तो उत्तर कौन सा होगा भाई? ये रिप्लेस होगा, हाँ या ना? ठीक है, इसका एग्जैक्ट रीजन सुन लीजिएगा, ये कोवलेंट है, बाकी ये कौन सा है? आयनिक। धातुकार, हाँ ये मेरा वाला फेवरेट पर्सन फिर आ गया। 4 धातु कार्बोनेटों की विलेयता सॉल्युबिलिटी Be2+ से Ba2+ तक घटती है। देखो विलेयता के पीछे, घटने के पीछे या बढ़ने के पीछे 2 रीजन होते हैं, एक तो होता है लेटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा, और एक होती है सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी। मेरी बात सही है क्या? जालक ऊर्जा वो है जो किसी धनायन और ऋणायन को आपस में बांधे रखती है। यदि ये ज्यादा होगा तो पानी में डालोगे तो अलग अलग नहीं होगा, मतलब जालक ऊर्जा ज्यादा होगी तो वो घुलेगा नहीं।
और सॉल्वेशन या विलायकन ऊर्जा या जलयोजन ऊर्जा ज्यादा होगी तो इनको घोल देगी। यहाँ तक ठीक। तो विलय है इसका मतलब सॉल्यूशन एनर्जी ज्यादा है, जालक ऊर्जा कम है। अब यदि आप मेरे स्टूडेंट तो बताओ जवाब कौन सा दोगे, आप नेगेटिव दोगे पॉजिटिव दोगे? नेगेटिव। मैंने कहा था ना आपको, उसमें एक क्रिकेट मैच का उदाहरण दिया था मैंने आपको, तो कि जैसे मान लीजिए अपन मैच हार गए, तो अब आपने से किसी ने पूछा कि आप क्या आपकी टीम का, तो आपको वो जीत गए, बात एक ही है भाई, वो जीत गए इसका मतलब अपोलोजिस्ट को काम। तो ये यही कह रहा है। अब जब सुन लो इनकी सोल्युबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन है ना, तो इनमें से देखो एक तो बढ़ेगा और एक ही क्या होगा, घटेगा। ये तो कहना चाह रहा हूं मैं। तो आपको जवाब हमेशा कम वाले का देना, घटने की बात करनी, आपको बढ़ने की बात नहीं करनी। अब देखो धातु कार्बोनेटों की विलेयता बेरिलियम से बेरियम तक घटती है। विलेयता घटती है इसका मतलब जालक ऊर्जा बढ़ती है या जलयोजन ऊर्जा कम होती है? बोलो जवाब कौन सा दोगे दोनों में से एक? जलयोजन ऊर्जा कम होती है। भाई उत्तर इसका ये भी हो सकता है जल ऊर्जा, बट आपको ये नहीं देना। अब मिला लो इसके अंदर जलयोजन ऊर्जा कम कौन से में हो रही है? 3 नंबर पे हो रही है ना। बाकी ऑप्शन आप पढ़ते रहना, मुझे नहीं पता, शायद इसका उत्तर यही है। यही है क्या? ठीक है। दिए गए अणुओं में समानता है। देखो क्या समानता, तो इसको प्रश्न को एग्जाम में पढ़ो ना, तो थोड़ा सुपरफास्ट मॉडल दे लेना कि है क्या दे रखा है। रेखीय आकृति की बात कर रहे हैं, आकृति समतल त्रिभुज आकृति, मतलब आप उसकी आकृति खोजनी, सीधी सी बात ये। और आकृति कब आती है? जब संकरण के बाद आकृति बनती है। इसका संकरण निकालो तो इसका संकरण में देखो इसके संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये काम में नहीं तो इसका संकरण हो जाएगा sp2, कितना 4 और 2 ये भी जुड़ेंगे ना 6, संकरण कौन सा हो जाएगा? 6 2 8, sp2 होगा sp3 होगा? है sp2। हाँ ठीक है, तो मैं आपसे इसी पूछ रहा हूं। 7 में 2 गए तो 5 और 1 6, संकरण कौन सा आ जाएगा? sp2। अब देखो sp2 संकरण आता है तो इसकी आप बनावट ऐसे भी लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे, ठीक है। अब देखो इसके S के साथ कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं? 3। C के साथ कितने लगे हुए हैं? 3। और N के साथ भी कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं? 3। अब ज्योमेट्री बताओ इसकी, रेखीय है, एक समतल त्रिकोण है, एक चतुष्फलकीय है। समतल त्रिकोण है, बट चतुष्फलकीय तो ये होती है ना ऐसे 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 ऐसे। अब गलती प्रश्न क्यों पूछा गया है? ये प्रश्न इसलिए पूछा गया है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट ने सोचेगा कि ये तो टेट्राहेड्रल दिखा देंगे, इसको दिखा देंगे, कुछ और दिखा देंगे, इसको लीनियर दिखा देंगे, जबकि इजी गोइंग से एक से ही सोल्व हो रहा है, ऐसे तरीके से सोल्व हो रहा है। मैं तो फालतू में इसको बॉम्बे टू गोवा ले गया, ये तो सीधा से था, इजी से था, ठीक है। N2CH2SO2I3+ में मोड़ी हुई आकृति की प्रजातियां हैं, लेंथी पर्सन बना है, सीधी सी बात, टाइम खराब करने वाला, ट्रिक से सोल्व होगा। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, आई थिंक लीनियर है, हाँ या ना? लीनियर है, पक्की बात है ना, ठीक है। CH2 CO2 का तो बड़ा भाई है, लीनियर। SO2 लीनियर, क्यों? सोल्व करके देख लेना, इसके कितने हैं? 4 थोड़ा है, 6 होते हैं, संयोजी कोश के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 का sp2 संकरण है, sp2 संकरण में से आता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था, ये 2, ये लोन फिर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मुड़ी हुई नहीं। I3+, तो I3 में I और I, संयोजी कोश के 7 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2 ये जोड़ दिए, और प्लस है तो क्या करना है? माइनस करना है। तो संख्या कितनी होगी? 8 डिवाइडेड बाई 2 4 का संकरण होता है टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। अब चतुष्फलकीय में आपके पास आयोडीन कितनी है? 3, एक आयोडीन सेंटर बिठा दो, 2 साइड में लगा दो, 2 साइड में लगा दो, और बाकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी मुड़ी हुई होगी। तो ये दोनों पीछे वाले दोनों कौन सी है? मुड़ी हुई। वो खुद ही पड़ गया या बात समझ में आई या समझाना है मुझे? भाई संकरण का वीडियो देख लेना आप, ट्रिक सिंपल तरीके से पढ़ा रखा है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा। अच्छा प्रश्न नहीं भी। देखो जरा, दिए गए रूपांतरण पर विचार कीजिए।
NH3 और BF3 से क्या बना, NH3 डॉट BF3। देखो ये ऐसा है, ये एक्चुअली N के साथ N अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन B को दे रहा है, क्योंकि BF3 लेविस एसिड है और ये लुईस क्षारक है, ये ऐसे है। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को दी जाती है तो मैं देखो इसको मजाक मजाक ट्रिक से पढ़ाया आपको कि जैसे मान लीजिए किसी गाय को आप गुड़ खिला रहे हो सेल्फी लेके से, तो गुड़ आपके हाथ में ही है, आपके कंट्रोल में ही है, जैसे दांत कटेंगे वापस ले लोगे, है ना। तो थाने उस चीज को ध्यान रखना कि ये इलेक्ट्रॉन दे तो रहा है और वो इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है, पर कंट्रोल किसका है, देने वाले का है, वापस भी ले सकता है। तो देखो इसका अपन संकरण निकाले ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो देखो 1 2 3 4, इसका संकरण क्या है बोलो, sp3। और ये लेने के बाद इसके 1 2 3 4 बन गए, ये भी कौन सा हो गया, sp3। पहले देखो जरा, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में और ये कौन से में है, sp3 में। भाई BF3 का तो बोरोन का तो BF3 में है, sp2 संकरण होगा। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, तो बॉन्ड में तो दोनों का हिस्सा होता है, इसलिए ये बन गया। अब पढ़ो इसको, दिए गए कथनों में रूपांतरण संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है। N तथा B की सह संयोजकता बढ़ जाती है, N तथा B की सह संयोजकता, भाई इसकी 3 थी, इसकी 3 थी, उधर कितनी होगी, 4 4 हो गई, बिल्कुल बढ़ गई। N तथा B का संकरण परिवर्तित हो जाता है, sp2 था sp3, N का तो नहीं हुआ बट B का तो हो गया ना। तो इस पर हो सकता है ये स्टेटमेंट गलत भी हो, बाद में सोचेंगे एक बार कि इसी भी ज्यादा तगड़ा वाला गलत मिल जाए तो उसको घोषित कर देंगे अपने। क्या है, N तथा B के चारों ओर की ज्यामिति परिवर्तित हो जाती है। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी थी, पिरामिडल शेप, उधर हो गया टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री थी समतल त्रिकोणीय, वो सी हो गई टेट्राहेड्रल, बिल्कुल ज्यामिति बदल गई। N तथा B के मध्य उपसंबंध का निर्माण हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। इसका मतलब इसकी संकरण में परिवर्तन हुआ है क्या, नाइट्रोजन संकरण में परिवर्तन हुआ है क्या, यहाँ भी sp3 और यहाँ पर भी क्या है, केवल B के संकरण में परिवर्तन हुआ। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ये वैसे उत्तर तो सही है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो अपने को अगले वाला क्या पूछ रहा है, रॉन्ग है, ये तो पूछ रहा है ना। हाँ भाई, कोई क्यूरी इसमें, ठीक है। लिथियम के हैलाइडों के लिए सहसंयोजक लक्षणों का क्रम लिखिए। फायंस नियम से सोल्व करना है। हैलाइड में देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलाइड की साइज ये बढ़ेगी, ऋणायन की साइज जितनी ज्यादा बढ़ती है उसमें ध्रुवणता उतनी ही ज्यादा आती है, और जिसमें जितनी ज्यादा ध्रुवणता आती है उसमें सहसंयोजक लक्षण उतने ही ज्यादा आते हैं। तो लिथियम में कौन सा जाएगा बताओ, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड। क्या हुआ, अच्छा अब समझ में आ गया ऑब्जेक्शन क्यों आया है, ये वजह है, ठीक है कोई ना। निम्न में से कौन से अणु के केंद्रीय परमाणु अपनी प्रथम उत्तेजित अवस्था में संकरण दर्शाता है, ये तो इजी से प्रश्न है, देख लेते हैं। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये तीन तो क्या है, हेलोजन है। हेलोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP5। इसका मतलब ये हुआ कि इनके P के अंदर एक कक्षा का अर्धपूरित है, ये इसकी साधारण अवस्था है, मतलब मूल अवस्था है। अब मूल अवस्था में ऐसे हैं तो ये बंध कितना बना सकता है, केवल एक आयोजित इलेक्ट्रॉन, तो बंध कितना बनाएगा, एक ही बनाएगा। यदि मैं इसके प्रथम उत्तेजित अवस्था की बात करूं तो प्रथम का मतलब ये होता है एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित कर दो इसका। अब इसका मैं एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित करूं तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहां भेजूं तो ये कितने बंध बनाएगा, जरा ध्यान से देखो, 1 2 3, मतलब एक हेलोजन के साथ 3 हेलोजन जोड़ सकते हो आप लोग, ये बात सही है। यदि मैं इसकी द्वितीयक उत्तेजित अवस्था की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन और भेज दूंगा तो 1 2 3 4 5 एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये कौन सा बनाएगा, X5। यदि एक इलेक्ट्रॉन और भेज दूं तो ये तृतीय उत्तेजित अवस्था हो जाएगी, मतलब पहला गया, दूसरा गया, तीसरा गया, तो ये बंध बनाएगा X7 प्रकार का। यहां तक समझ गए। तो देखो X7 प्रकार का, ये तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट की अवस्था में बंध बना हुआ है। X3 बना हुआ है, ये कौन से का जाएगा, फर्स्ट का है। और X5 वाला आ गया तो कौन सा आ जाएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का है। उत्तर तो यही बन चुका है,
बात करें PCl3, सॉरी, बात करें अपन कौन से की, PCl3 की। तो देखो PCl3 में अपने ये पा रहे हैं कि नाइट्रोजन का है तो बड़ा भाई है फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस में क्या आ जाएगा 3s2 3p3, ये तो होगा ना। तो देखो S के अंदर तो आ गए 2 इलेक्ट्रॉन और P के अंदर कितने आ गए 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये आगे डी दिखाना तो दिखा सकते हो, कोई बात नहीं है। इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने 3 है। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3 ही बंद बना रहा है, तो ये प्रथम उत्तेजित है या ग्राउंड स्टेट में बंद बना रहा है, ये ग्राउंड स्टेट में बना रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा ClF3। यहां तक सही क्रम का चयन कीजिए। ये तो रिपीट हो गया, ये तो रिपीट हो गया, वो ध्रुवण क्षमता वाला और ये वाला। वैसे मैं बता दूं इसको ध्रुवणता का क्रम यही गड़बड़ और लग रहा है मुझे, तो चार्ज इसका कम है जबकि ध्रुवणता इसकी ज्यादा दिखा रखी है। तो ये तो गलत है, चलो पढ़ ही लेते हैं फिर, मुझे रिपीट से लग रहा था इसे। ध्रुवण क्षमता का क्रम ये तो सही था, ये यही तो हुआ था ना, वो तो फिर छोड़ो ना फिर। नेक्स्ट देखो, किसका द्विध्रुव गुण शून्य नहीं है भाई, इसमें आउट ऑफ इनमें से ये आया हुआ पर्सन भी है, एक चीज पता नहीं, ये जो नीट वगैरह की एग्जाम आती है ना, इनमें आया हुआ पर्सन है, और उसको पैरा पोजीशन पे लेकर के यूं लग रहा था कि ये इसका द्विध्रुव गुण का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो देखो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ये वैसे भी कैंसिल आउट कर देते हैं। इस वाले में ध्यान रखना, ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से एच बॉन्डिंग में बनाते हैं, ये ऐसे जो पंजर यौगिक बनाते हैं ना, क्लेथरेट यौगिक, तो ये ऐसी स्थिति यदि इधर जाता ना तो मे बी 0, बट ये एच बॉन्डिंग की वजह से है ना, इन्हें कुछ ना कुछ ध्रुवणता आ जाती है। तो इन चारों में से तीन ही है ना, तीनों में से ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एच बॉन्डिंग के कारण ये रोल निभा जाता है। वैसे तो ये पैरा पोजीशन भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हुए माने जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको सीधे सीधे देख लेना। हो गए क्या पूरे, कितने थे ना, है आ गया। ये तो शायद PYQ सा लग रहा है मुझे, आया हुआ है शायद। वह अणु जिसमें विद्युत संयोजी मतलब आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बंद उपस्थित है। तो जरा ध्यान से देखो, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड की संरचना तो होती है ये ऐसे, तो इसमें तो आयनिक हो गया और कोवलेंट हो गया, दो ही है ना। और NaNO3 में देखो NO3 की संरचना होता है N डबल बॉन्ड O, एक सिंगल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ऐसे तो बनाता है। अब आपको उस तरह से कैसे N डबल बॉन्ड भी तो बना सकता है भाई, N ऐसे थोड़ा ना बना सकता है, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O या सिंगल बॉन्ड O, ऐसे बना सकता है क्या N? क्यों नहीं बना सकता मुझे बताओ। N की अधिकतम संयोजकता कितनी हो सकती है 4, एनसीईआरटी में दे रखी, 3 तो बंद बनाता है, एक कोऑर्डिनेट बना के अधिकतम संयोजकता कितनी कर सकता है 4, यहां कितनी हो गई 5 हो गई, तो ये तो कर ही नहीं सकता ना, ये बना सकता है। और ये यहां पर आके कौन बैठ जाएगा Na+, तो देखो ये बंदा तो कौन सा हो गया आयनिक, ये कौन सा हो गया सहसंयोजक, ये कौन सा हो गया, तो राइट आंसर तो यही आ गया। NF3 की भी बात करना चाहो तो इसमें तो सारे कौन से हैं कोवलेंट ही है, ठीक है। और MgCl2 में सारे कौन से हैं आयनिक है, ये आयनिक है कोवलेंट है, तीनों है दोनों है। अब इसकी तो चर्चा हो चुकी है, स्टार लग गया ना। ये एक्चुअली थोड़ा सा प्रश्न तो ठीक था, ऐसे सिंपल सा प्रश्न था। औपचारिक आवेश का मतलब ये होता है, नाइट्रेट आयन की पूछ रहा है NO3-, उस दिन भी बात चली थी, दोबारा पढ़ लेते हैं। इसके साथ यदि आप ऐसे बंध बनाओगे ना इसके, तो इसके केंद्रीय परमाणु पर इन बंधों को हटाने के बाद कितना चार्ज बनेगा। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो दोनों उठाओगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, इसको उठाओगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन दिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो ये उठाओगे तो प्लस का 2 इस पे और आ जाएगा, ये माइनस का 2, तो 2 2 4 और 5, प्लस का 5। ये छापना था बट वो बीच में लग गया 1 दशमलव, तो स्टार लग गया, प्लस का 5 बनेगा। यहां तक ठीक।
अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध। देखो अंतर और अंतरा, अंतर का मतलब एक अणु के मध्य, और एक अणु में कभी पैरा पोजीशन वाले तो बना नहीं सकते, पैरा पोजीशन वाले तो इंटरमोलिक्यूलर बनाते हैं, इंट्रा वाले तो ऑर्थो पोजीशन वाले बनाते हैं। तो पहली बात आपको ऑर्थो पोजीशन देखनी है, तो इसमें चारों में ऑर्थो पोजीशन है। फिर आपको दूसरी बात ये देखनी है कि एच बॉन्डिंग के लिए आपको एक लाइन, एक ही वन लाइनर बात लिखवा रहे कि FON में के साथ केवल एक हाइड्रोजन ऐसी स्थिति हो तो ही एच बॉन्डिंग को कंसिडर करोगे। यहां तक ठीक? देखिए जरा, N के साथ नहीं है H, ना O के साथ H, अंतर है। हाँ इंटर है, अच्छा तभी ऑब्जेक्शन आया है। इंट्रा करो, इंटर तो कहीं पॉसिबल ही नहीं है इसमें, दूर दूर तक ही नहीं है, ठीक है। इंट्रा करो, हिंदी में तो सही लिखा हुआ है, बट आरपीएससी में तो इंग्लिश वाला सही माना जाता है शायद। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल इंग्लिश वाला ही याद करना है, ये तो अपने वाली त्रुटि होगी, और ना इनमें त्रुटि, इंग्लिश का ही पढ़ना आपको। तो फिर तो रहने दो, क्या समझो इसको, समझा देता हूं चलो। एफ और एन के साथ एच हो तो आप एच बॉन्ड कंसीडर करना, इनमें एच नहीं है, एच सी के साथ कोई मतलब नहीं है, इसके साथ नहीं है, ओ के साथ सी है, न कि एच है। भाई ये तो ऐसे है, मैंने क्या कहा एच बॉन्डिंग के लिए एच एफ के साथ, ओ के साथ और एन के साथ हो तो यहां पर भी नहीं है। फिर बात करूं इसकी, तो देखो ये सी की डबल बॉन्ड ओ है, एच है, तो यहां संभव नहीं है। बट यहां इसको देखो जरा, आ गया ना, तो ये एच है, इसके ओ के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। और देख लेते हैं, तो देखो ये यहां पे संभव नहीं है, ओ के साथ कौन लगा है CH3, तो ये संभव नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। हालांकि देखो इसमें इतना सा है, ऐसा क्वेश्चन देखो अपन एक बार ये मान के चले कि एग्जाम में मान लीजिए आ गया, इंटर लिखा हुआ भी आ गया, इंटर लिखा हुआ भी आ गया, छोड़ के मत आ जाना भाई। मानना तो इंग्लिश वाला भी है, आपको पता है इंटर और इंटर क्या है, मतलब त्रुटि होगी। इसका आंसर, इसको ऑप्शन देखने के बाद आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाओगे पूछ क्या रहा है भाई, पूछ क्या रहा है, तो इसको छोड़ के मत आ जाना। क्या पता ये नियम में से चेंज कर देगी भाई, इस पर्सन का लाभ उसी को दिया जाएगा जिसने अटेम्प्ट किया। भाई नीट वगैरह में तो ये होता है आजकल, जेई में तो भाई जिसने अटेम्प्ट किया ना उसी को बेनिफिट मिलेगा। देखते रह जाएंगे अपन करें ना, डिलीट करो, तो थोड़ा सा है ना, हर प्रकार से सोच के जाना एग्जाम में। मैं 100% कह रहा हूं, यदि उधर वो इंटर लिखा हुआ गया ना 100% स्टार लगेगा इसमें, 100%। बट अपन 100% ये भी इनसे रोके जाओ कि अपने को जब उत्तर पता लग रहा है इसका कि भाई ये गलती से इंटर लिख दिया, इंट्रा ही होगा क्योंकि इंटर वाला तो ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर, तो फिर आप उसको ये राइट करके आओगे, ठीक है। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये काफी ट्रेंड भी करता है, हालांकि आपकी एग्जाम में शायद नहीं आया हुआ है, बट ये इतना जरूर ध्यान रख लेना, ये नवोदय विद्यालय का इनमें बहुत अच्छा प्रश्न आता है, और इसको जब तक सिस्टम से सोल्व नहीं करोगे ना गलती कर जाओगे इसके अंदर। अब आपको सर सिस्टम से कैसे इसको सोल्व तरीके से करना है, इसका पूरा संकरण निकालो। NH4+ का संकरण क्या है, sp3 संकरण, इसका संकरण क्या है, सोच लो संकरण क्या है इसका। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, 5 और 3 8, 8 का 4 sp3, और इसका संकरण 5 और 2 7, और माइनस का 1 है तो प्लस का 1 और करो 8, इसका संकरण भी क्या है sp3। यहां तक ठीक। जब तीनों का संकरण sp3 है तो sp3 की ज्योमेट्री बनाओ, sp3 ऐसे होता है, sp3 ऐसे होता है। अब जब आपने sp3 ऐसे लिख दिया, NH4 में लिखो तो H H H H, बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। दूसरे वाले में एक N के साथ 2 H लगाओगे तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बंद कोण 160 डिग्री पड़ा हुआ आपका, चलो नहीं पड़ा हुआ, डाटा नहीं आता आपको, तो आपको ये भी पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू बीपी। भाई LP 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 BP और BP BP पड़ा हुआ आपका, और अब की बार वाले में तो 2 H है और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इनको बेड़े बेड़े कर देंगे। समझ रहे मेरी बात को। तो बंद कोण सबसे कम किसमें, इसमें, सबसे ज्यादा किसमें, इसमें, तो ये पहले क्रम से ये फिर तो ठीक है, समझ गए। अब चाहे NO2 के रिगार्डिंग पूछे चाहे इसके रिगार्डिंग पूछे, सही कथन का चयन कीजिए।
एनोड किरणों के लिए E/m का मान नियत रहता नहीं रहता जी। एनोड किरणों के लिए तो एनोड किरणें धनावेशित होते हैं। अब धनावेशित में तो देखो Na+ भी एनोड किरणें है, Be2+ भी एनोड किरणें है, Mg2+ भी एनोड किरणें है। तो इसके लिए E/m नियत कहां से होगा? इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। ये तो इलेक्ट्रॉनों का E/m नियत रहता है कैथोड किरणों का। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। इलेक्ट्रॉन का कोण समय h/2π का बहुत समाकलन NH/2π होता है, सब जानते हो, ये सही बात है। कैथोड किरणें ही इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही है। कैथोड किरणों की खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। इन्होंने जे थॉमसन ने कैथोड किरणों को क्या कहा था? निगेट्रॉन। स्टोनी ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये था ना मामला। एनोड किरणें प्रोटॉन रखती हैं, प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी रखती है। भाई इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों नहीं है क्या? न्यूट्रॉन भी तो है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत। दूसरा और तीसरा कहीं है क्या? है तो राइट है। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 5th एक्साइटेड स्टेट से सभी संभावित संक्रमण के साथ मूल अवस्था में आता है। 5वीं उत्तेजित ऊर्जा मतलब कौन सी है? 6 से। पढ़ा दिया ऐसा, 6 से 1, 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, 1 से 1, फिर 5 से लाओगे, ऐसे जो भी है ना, देख लेना आप। नेक्स्ट, किसी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा कहां होती है? इनफाइनाइट पे होती है, पढ़ा रखा आपको। ये ऊर्जा स्तर है। अनंत पे किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो शून्य होती है, और वो ऊर्जा कौन सी होती है? अधिकतम होती है। और जैसे आएगा तो माइनस में, हाइड्रोजन परमाणु के लिए यहां तक आते आते -13.6 हो जाता है, Z²/n²। पढ़ा हुआ ऐसा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा शून्य होती है, और वो अपने आप में क्या होती है? अधिकतम होती है। तो राइट आंसर। ठीक है, तो आज की अपनी क्लास समाप्त हुई।